Hello everyone. Today we are discussing about a new unit, third unit, that is laws of motion. देखिए बच्चों, बहुत ही इजी यूनिट है ये. इसमें आप मोशन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स इत्यादि के बारे में आप पढ़ेंगे जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं. तो बच्चों, एज ए नोट्स हम स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल फॉलिसी से. एरिस्टोटल फॉलिसी क्या होती है बच्चों? एरिस्टोटल फॉलिसी क्या है? ही वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर इन पीरियड 382 BC to 322 BC. His opinion about motion of a body wasn't true, hence it is known as Aristotle fallacy. देखिए बच्चों, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर थे. उनका जो पीरियड रहा है 382 BC टू 322 BC. उनका जो मोशन के बारे में बच्चों जो ओपिनियन था, उनके जो विचार थे वो सच नहीं थे. वो क्या थे? इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड एक्सटर्नल फोर्स इज़ नीडेड टू कीप अ बॉडी इन मोशन. देखिए बच्चों, उनके जो ओपिनियन मोशन के बारे में थे वो सच नहीं थे. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि किसी बॉडी को मोशन में करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी. ये थी बच्चों एरिस्टोटल फॉल्सी, यानी कि इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड एक्सटर्नल फोर्स इज़ नीडेड टू कीप अ बॉडी इन मोशन. इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. नेक्स्ट है बच्चों इनर्शिया, या फिर आप इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. एन अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया. देखिए बच्चों, इनर्शिया क्या है? एन अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया. कहने का मतलब है बच्चों, कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने का विरोध करती है. कहने का मतलब है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, या कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, और कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगी. यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करने, अगर आप उसकी चेंज करते तो वो उसको अपोज करेगी, यानी उसका विरोध करेगी. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ टेबल कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट. देखिए बच्चों, जैसे टेबल के ऊपर पड़ी हुई कोई बुक है, वो क्या है? उसकी स्टेट क्या है? रेस्ट स्टेट है, रेस्ट अवस्था में है वो. ठीक है ना. वो कब मोशन में आएगी? वो आएगी मोशन में जब आप उसको कोई फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे. ठीक है ना. तो इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं बच्चों, ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का. जैसे बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है ना. इसके देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड आगे आप पढ़ेंगे और भी बहुत सारे. आज मैं फ़िलहाल इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको बताऊंगा. इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं इस यूनिट में, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे आगे. तो फ़िलहाल आप इस टर्म्स को समझो. जैसे मान लो कोई फ़ैन है, ठीक है ना. फ़ैन क्या है? मोशन में है. ठीक है ना. जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो फ़ैन थोड़ी देर घूमता रहता है. ठीक है ना. फ़ैन क्यों घूमता रहेगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. क्योंकि फ़ैन मोशन में था तो वो क्या कोशिश करेगा? वो मोशन में रहने की ही कोशिश करेगा. ठीक है ना. जब मोशन में रहने की कोशिश करेगा, यानी कि वो अपने आप को रेस्ट में आने का विरोध करेगा वो. ठीक है ना. क्योंकि वो मोशन में ही रहना चाहता है. तो वहाँ पे भी क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है. तो इस तरह से हम इनको आगे करेंगे, इनके जो टाइप्स करेंगे. जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग जो रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं तो उनको हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में. तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखो बच्चों, ये हमारे पास इस लॉ ऑफ इनर्शिया से जुड़ा हुआ है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? स्टेटमेंट क्या है इसकी? एवरी बॉडी कंटिन्यूस in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by an external force to change that state. कहने का मतलब है बच्चों,
एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हर कोई बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे स्टेट का मतलब होता है बच्चों अवस्था, ठीक है ना। हर कोई बॉडी, हर बॉडी अपनी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। आपने छोटी क्लास में हिंदी में ऐसे पढ़ा होगा, कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। वो क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, जब तक कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स को कंपेल नहीं करती टू चेंज दैट स्टेट, उस स्टेट को चेंज करने के लिए कंपेल नहीं करती कोई एक्सटर्नल फोर्स, तब तक ये कोई बॉडी अपनी अवस्था में रहेगी। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था बच्चों, जैसे टेबल के ऊपर रखी हुई बुक है, ठीक है, वो अपनी अवस्था में कंटिन्यू रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कोई बाहर से उसको धक्का ना दे, कोई उसको बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, ठीक है ना। कोई भी बॉडी बाहर से अगर उसको फोर्स लगाए तभी वो डिस्प्लेस होगी कि नहीं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी कि नहीं। मोशन में वो तभी आएगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी, यानी कि उसकी अवस्था तभी चेंज होगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगी। क्लियर? यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम बच्चों प्रोडक्ट होता है, इसको आप देखिए बच्चों, इस टर्म को आपने याद रखना। अगर आपको मान लो डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो ये किन दोनों का प्रोडक्ट है? मास और वेलोसिटी का। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। या फिर इसकी डेफिनेशन आप लिखते, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, कि किसी बॉडी के द्वारा कितनी मोशन पोजेस की है, कोई बॉडी कितनी मोशन में है, तो वो क्या कहलाता है? उसका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली बच्चों लिखते हैं P इक्वल टू mb। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो SI यूनिट देखो बच्चों, यहाँ से आप निकालते हैं P इक्वल टू mb से आप निकालते हैं। m यानी मास, b यानी वेलोसिटी। मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगी इसकी। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बच्चों? इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा mL/T-1। क्लियर है? ये लीनियर मोमेंटम। देखिए बच्चों, ये मैं कुछ शॉर्ट में पहले आपको दे रहा हूँ, आगे मैं इनको डिटेल में करवाऊँगा। फिलहाल आपने इन टर्म्स को लर्न करना है कि ये कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चों? स्टेटमेंट क्या है इसकी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एंड चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, अगर आप इस टर्म को देखिए तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको पढ़ता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि टाइम के साथ लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के ऊपर, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो चेंज किस डायरेक्शन में होगा? जिस साइड को फोर्स आप लगा रहे हो उसी साइड को डायरेक्शन में, उसी साइड को चेंज होगा, ठीक है ना, मोशन में, बॉडी की मोशन में। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp वेक्टर अपॉन dt, ठीक है ना। तो बच्चों हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह हम लिखेंगे k, ठीक है ना। तो F वेक्टर इक्वल्स टू k dp वेक्टर अपॉन dt। इससे पहले बच्चों P हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम, P किसके बराबर होता है? mb के बराबर, ठीक है। P इज इक्वल टू mb। अब देखिए बच्चों, P की वैल्यू हम भरेंगे mb, यहाँ पे हम P की वैल्यू भरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो F वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा बच्चों? k dmb वेक्टर अपॉन dt। यानी कि P की जगह भरी हमने mb वैल्यूज़ की। तो बच्चों मास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा km db वेक्टर अपॉन dt।
अब डी बी वेक्टर अपॉन डी टी, देखो बच्चों ये हमने किया है, डी बी वेक्टर अपॉन डी टी को हमने, ये होता है एक्सेलरेशन के बराबर। ये इसका मतलब होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी जगह हम ए लिखें तो एफ वेक्टर किसके बराबर आया, के एम ए वेक्टर के बराबर। अगर के की वैल्यू 1 है बच्चों, इफ़ के इजकल टू 1 देन एफ वेक्टर इजकल टू एम ए। तो ये बच्चों कई बार आता है आपको स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है और फिर उसको यहाँ तक प्रूव करना है। बहुत ही ईजी है, आप इसको 5 या 10 मिनट में इसको आप लर्न कर सकते हैं और आप कभी भूलेंगे नहीं। इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। ठीक है, तो फोर्स क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ से एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स की आपको पता है न्यूटन होते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम बच्चों देखें तो 1 न्यूटन इन एसआई यूनिट, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, ये होगा 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सीजीएस में आप इसको सोचते हैं, यानी कि इन सीजीएस सिस्टम में 1 डाइन किसके बराबर होगा, 1 डाइन होता है इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। हैंस 1 न्यूटन इज़ डिफाइंड एज दी, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 न्यूटन की डेफिनेशन दी है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेस इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन होगा जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिस बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, और तो वो बॉडी क्या, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी, कितनी आएगी, वो आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो आई होप बच्चों ये न्यूटन सेकंड लॉ आपको बहुत समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और 3 लॉ है हमारे पास। तो इनकी कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, कई बार इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो इनको आपने इस तरीके से लर्न करना है। देखिए बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन आगे बनेंगे, जैसे वाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल, कि एक क्रिकेट प्लेयर कैच जब करता है बॉल को तो वो उसके हाथ पीछे की ओर क्यों जाते हैं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का प्रिंसिपल वहाँ पे यूज़ होता है, तो इसको हम वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इम्पल्स। इम्पल्स क्या, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम इन ट्रेवल इज़ कॉल्ड इम्पल्स। देखो बच्चों जब एक शॉर्ट टाइम में किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल किकिंग ऑफ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को एक किक करते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, दैट इज़ इम्पल्स। स्ट्राइकिंग अ क्रिकेट बॉल विद बैट, जब क्रिकेट बॉल बैट के साथ स्ट्राइक करती हैं। द ब्लो ऑफ हैमर ऑन नेल, जब आप नेल के ऊपर हथौड़ा मारते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। देखिए बच्चों मैथमेटिकली जब आपने इसको लिखना है, ये किस 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है। इम्पल्स को आप जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, इम्पल्स आप जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो जे वेक्टर यहाँ जैसे लिखा हुआ, जे वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट टी। जे इक्वल टू एफ आपको इससे पहले पढ़ा एम ए टी के बराबर होता है। जे इक्वल्स टू एम, एक्सेलरेशन जब बच्चों आपने निकालनी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी हमने v मान ली यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली v0। ठीक है, तो हमारे पास j इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों एम बी, एम को मल्टीप्लाई करो अंदर, एम बी माइनस टी से, देखो ये बच्चों टी से टी कट जाएगा। ठीक है, तो एम बी माइनस एम बी नॉट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हैंस इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फोर्स। इम्पल्स क्या है, मोमेंटम में जब चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फोर्स, फोर्स के कारण जो मोमेंटम में चेंज आता है उसे क्या कहते हैं हम, इम्पल्स। कहने का मतलब है जब आप फुटबॉल को किक कर रहे देखो उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, यानी कि वो रेस्ट से मोशन में आ गया एक शॉर्ट इंटरवल टाइम में। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। जब एक फोर्स लगती है एक छोटे टाइम इंटरवल में, जब कोई फोर्स लगती है दैट इज़ इम्पल्स। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो इस वीडियो में जितना भी जो नोट्स है आप अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।